देहरादून के थानों में अटल जी की जयंती पर कार्यक्रम, अटल जी की प्रतिमा का किया गया अनावरण। हिमाचल के राज्यपाल ने नालंदा पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र का किया लोकार्पण। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, प्रत्याशी के चयन पर हुआ बैठक में मंथन। 28 दिसंबर तक कांग्रेस करेगी सभी उम्मीदवारों की घोषणा। सत्ताईस दिसंबर से 29 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी की संभावना। उत्तराखंड में आज और कल मौसम रहेगा साफ। 29 दिसंबर को भी बर्फबारी का अनुमान। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद अब मौसम सामान्य। धाम के मास्टर प्लान दूसरे चरण का निर्माण कार्य ठप। गौवंशों को लाया गया हनुमान चट्टी क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून के थानों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। वहीं जयंती के अवसर पर सीएम और बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नालंदा पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। पर चलने की प्रेरणा देती है। जब वो कहते हैं बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो निश्चित रूप से हम सबके हृदय में जो सुमड़ने लगता है, हम सबको प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, अटल जी का हमारे राज्य से बहुत गहरा लगाव रहा है और इसीलिए उनके समय में लंबे समय से जो हम सब उत्तराखंड वासियों की अभिलाषा थी, हम सब की इच्छा थी, जिसके लिए अनेक आंदोलन हमारी माताओं बहनों ने किए, नौजवानों ने किए, और अटल जी ने इस उत्तराखंड वासियों की भावना को समझते हुए, उसका आदर करते हुए हमको हमारा जो सपना था उत्तराखंड राज्य, उस सपने को साकार किया। हम सभी के लिए आज ये गर्व का विषय है कि स्वर्गीय अटल जी की जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर इस लेखक गांव में आज 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना और नालंदा पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र का हम सब उद्घाटन कर रहे हैं। ये विशाल राष्ट्रीय ध्वज अटल जी की जो राष्ट्र प्रथम की भावना है, उसको जन जन में जागृत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा, हम सबको प्रेरणा देगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उस सबको पूरा करें। और यहाँ निर्मित नालंदा पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र न केवल विचारों और एक सृजनशीलता का केंद्र बनेगा, बल्कि देश भर के लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा, जिसको आर.डी. निशंक ने अटल जी के विचारों से प्रेरित होकर इसको आगे बढ़ाया है। भाइयों, हम सभी जानते हैं स्वर्गीय अटल जी का योगदान केवल राजनीतिक सीमित नहीं था, वे एक लेखक और विचारक भी थे। और आज जब हम इस लेखक गांव को देखते हैं तो हमें देश प्रेम, साहित्य सर्जन और शिक्षा के प्रति अटल जी की जो प्रतिबद्धता थी, उसको आगे बढ़ाने का एक गंभीर प्रयास यहाँ पर इस लेखक गांव के माध्यम से किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित लेखक गांव अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण साहित्य और कला के साधकों के लिए एक प्रेरणा का अटल स्रोत बन गया है। मैं इस गांव को विकसित करने में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिष्ठित सहायता बड़े भाई आदरणीय निशंक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस गांव की स्थापना की है। आज ये गांव अतीत की गूंज, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को एक मंच पर लाने का एक प्रमुख माध्यम बन रहा है। इसी क्रम में आज इस पावन भूमि पर यह व्याख्यान माला का भी शुभारंभ हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे विचारों, संवादों और चिंतन के आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है
कि ये मंच न केवल अटल जी की महान विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, बल्कि आने वाली हमारे आने वाले नौजवान हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए भी एक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में पधारने के लिए अतिथियों समेत आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी। और अब धीरे धीरे कार्यक्रम अपने चरम की ओर पहुंच रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब जो तैयारियां हैं वो चरम पर हैं, लेकिन आरक्षण की अंतिम सूची पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने निकायों में आरक्षण की अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से सीटें तय की हैं। हालांकि बीजेपी इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप में कोई दम नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी निकाय नहीं है जहां हमारे 5-5, 7-7 कम से कम जो है दावेदार हैं, और ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात का लक्षण है कि भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारी कर रहा है उसको ये पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब हम चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए कांग्रेस इससे घबरा करके, भयभीत होकर के इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। और जो भी आरक्षण तय हुआ है उसमें चाहे आपत्तियों के बाद हुआ है या पूर्व में हुआ है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से हुआ है, पूरी छानबीन के बाद हुआ है। और जो नियम है निकाय का जो एक्ट है उस एक्ट के अनुसार ही आरक्षण तय हुआ है। कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से होमवर्क भी कर रही थी, आप सबके संज्ञान में है। और बीजेपी ने कल जो आरक्षण में परिवर्तन किए हैं वो बड़ी चालाकी से और बहुत ही धूर्तता के साथ किए हैं। जहाँ जहाँ उनको खुद की कमज़ोरी लग रही थी वहाँ अपने मन मुताबिक किए हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में लगातार चौथी बार महिला सीट कर दी गई है। इस तरीके के अनेकों अनियमितताएं देखने को आ रही है। कई मतलब बीजेपी पूरी गंदगी इस इलेक्शन में करने के मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगी और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा से पहले बैठकों का दौर जारी है, जिससे लग रहा है कि पार्टियों को प्रत्याशी के चयन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का दावा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस के पास कहीं कोई प्रत्याशी नहीं है और बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी दावेदारी बहुत जोर शोर से हो रही है। एक सीट पर 2-2 दर्जन भी दावेदारी कर रहे हैं वरिष्ठ नेतागण। तो हर कोई जो है चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जीत की ओर जाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं जिताऊ पार्टी के साथ में जाऊं। तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी भरमार है प्रत्याशियों की, और इससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी भी हैं, दमदार कैंडिडेट भी है और जीत का भरोसा भी है। रानीखेत तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज की छात्रा बबीता परिहार को एक दिन के लिए रानीखेत का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया। 9वीं कक्षा की छात्रा बबीता संयुक्त मजिस्ट्रेट के सरकारी वाहन से कार्यालय पहुंची और कार्यालय में जन समस्याओं को सुना। बबीता को यह उपलब्धि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने पर मिली है। बता दें 14 दिसंबर को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद ने एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें सूरी गांव की कुमारी बबीता ने पहला स्थान प्राप्त किया। यह पहल छात्र छात्राओं को प्रशासनिक कार्यों के प्रति जागृत करने और उनके आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। बिल्कुल, ये हमारी मिशन ऑफ चेतना के अंतर्गत बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए हमारी मिशन चली। तो उसी के अंतर्गत एक प्रतियोगिता कराई गई। तो उसमें प्रथम स्थान आने पर बबीता जी को बनाया गया एक दिन का सांकेतिक तौर पे, ताकि वो एक बार प्रशासनिक गतिविधियों को भी देखें। बबीता जी का लक्ष्य भी आगे भविष्य में चलकर एक आईएएस अधिकारी बनने का है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उससे उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा पहले वो देखें, चीज़ें सीखें क्या करना है। कुछ मोटिवेशन बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे, इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। चमोली में 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से देश का प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया गया,
जिसके तहत अब तक जिले के 3,500 से ज्यादा लोगों का प्रकृति परीक्षण किया जा चुका है। बता दें कि अभियान से आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ साथ पूरे देश के नागरिकों की प्रकृति मैपिंग कर शोध के लिए एक बड़ा रिसर्च सैंपल भी मिला, जिससे नीति निर्धारण और मूलभूत शोध कार्य करने के लिए एक बड़ा डेटा हासिल हो गया है। मोबाइल ऐप के द्वारा उनको पर्सनलाइज्ड उनके जो है प्रकृति के अनुरूप उनको जो है आहार विहार और लाइफस्टाइल अपनाने के लिए एक समयबद्ध तरीके से नोटिफिकेशन द्वारा उनको सूचना दी जाएगी और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी दुनिया में होगा और अधिक लोगों को जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से लोग अपना जो है बचाव कर सकेंगे। और जो आज के जो सबसे बड़ी समस्या जो निकाय चुनाव की घोषणा के बाद नेताओं की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है, लिहाजा विकास कार्यों को देख प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। निकाय चुनाव में बीजेपी के सभी प्रत्याशियों की जीत होगी। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में देवप्रयाग से बीजेपी के विधायक ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। भाजपा विधायक विनोद कंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां चल रही हैं, किस रूप में देख रहे हैं? आचार संहिता भी लग चुकी है राज्य में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कार्यकर्ता है हर चुनाव के लिए तैयार रहता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता हमेशा जो है कुछ न कुछ संगठनात्मक कार्य करता रहता है। और हमारी पार्टी ने, आपने देखो, संगठन ने जो है पूरे नगर पंचायत में मेयरों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए पूरी पर्यवेक्षक बना के भेजे और पर्यवेक्षकों ने अलग अलग आजकल में अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। और पार्टी के अंदर एक सिस्टम है, उसकी पूरी प्रक्रिया होगा। और आप देखिए, जैसे भी कल जो है आचार संहिता का लग गई है, तो निश्चित तौर पर जो है कि जो धामी जी ने जो विकास किया है पूरे प्रदेश में, देश में मोदी ने जो काम किया है, और निश्चित तौर पर हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं और सभी क्षेत्रों में लोगों ने अपना काम किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम पुनः यहाँ पर लहराएगा। सर, एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही कि जिस तरह से राज्य सरकार ने महिलाओं को बढ़ावा दिया है और ऐसे में जो जाति जनगणना के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो आरक्षण भी दिया गया है, किस तरह से इसको देख रहे हैं और क्या मानते हैं, क्या सबको साथ लेकर चल रही है सरकार? देखिए, हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात को करते हैं। हर वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और निश्चित तौर पर आपने देखा हो इसमें महिलाओं का भी समन्वय है, नौजवानों का भी है, जो सीनियर का भी है, सभी को साथ देकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश संगठन अपना काम कर रहा है, पूरी प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है, पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पर्यवेक्षक बन के जा रहे हैं वो अपनी पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, वार्ड में हो चाहे नगर पालिका, नगर पंचायतों के लिए। और सरकार और संगठन जो है बिल्कुल तालमेल के साथ हमारा जो हमेशा काम करती है उसी स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक साल डिले हुए चुनाव और अब किस तरह से लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि हम लोगों ने एक साल के अंदर मजबूत स्थिति पैदा कर ली है, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस को की टक्कर रहेगी बीजेपी से? देखिए, कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या उनके प्रदेश मुझसे बेहतर उनके प्रदेश बता सकते हैं। मैं केवल अपनी पार्टी के बारे में बता सकता हूँ, अपने नेतृत्व के बारे में बता सकता हूँ और अपने कार्यकर्ता की मजबूती के बारे में बता सकता हूँ। अच्छा, महिलाओं पर जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, आप भी कहीं ना कहीं महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं, महिलाओं को देवदर्शन कराने जा रहे हैं आप, किस तरह की ये यात्राएं हैं और इससे महिलाओं को किस तरह से आप लेकर के चल रहे हैं कि फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मेरे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, इसमें मैं अगर आज कोई बयान दूंगा तो वो भी ठीक नहीं है। अपने नियमित कार्यक्रम मेरे अपने विधानसभा हमारे चलते रहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा जितनी नगर पालिका नगर पंचायत है भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। अच्छा सर, जिस तरह से देखा जाता है कि महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, वो केंद्र सरकार भी लगातार कर रही है और लखपति दीदी जैसी योजनाएं आप लोगों की सरकार लेकर के आई, किस रूप में उनको देखा भी जा रहा है और आज एक बड़े पैमाने पर महिलाएं उभर कर के सामने भी आ रही हैं बड़े बिजनेसमैन के तौर पर? देखिए, सरकार जो योजना बनाती है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, हमारी सरकार महिला हो चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, हर वर्ग के लिए जो इस तरीके की योजना से उनको लाभ दिया जा सकता है, किस तरीके से महिलाओं का आर्थिक विकास किया जा सके, जिस तरीके नौजवानों का आर्थिक विकास, जिस तरीके ग्राम इकाई का आर्थिक विकास किया जाता है, हमारी सरकार उन पर काम कर रही है। अच्छा, अभी जैसे कि शीतकालीन यात्रा चल रही है, इससे प्रदेश को कितना फायदा भी मिल रहा है और क्या किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? शीतकालीन यात्रा को कितना बड़े स्तर पर चलने जा रही है यात्रा? देखिए, ये
धामी जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया सरकार ने। और इससे निश्चित तौर पर क्या है कि स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और सरकार विभिन्न पहलों पर विचार कर रही है। ये आपके शीत यात्रा की मैं बात ना करो, यात्रा की छोड़कर अन्य जिसको भी हम बातें, सरकार हर चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रही, चाहे वो पर्यटन के दृष्टिकोण से हो, चाहे नए डेस्टिनेशन की तरफ से हो, चाहे किसी भी तरीके से जो है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में आर्थिक विकास हो सके, जिस तरीके से उत्तराखंड और तेज से आगे बढ़े, इस पर हमारी सरकार हर पहलू पर काम कर रही है। सर, ऐसे में क्योंकि यात्रा प्राधिकरण भी आप लोग बनाने जा रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था कि देवस्थानम बोर्ड बना था, उसका विरोध कहीं ना कहीं झेलने को मिला था। ये कितना अलग होगा और किस रूप में देखा भी जा रहा है इसको, बोर्ड को? देखिए, इसके बारे में विभागीय मंत्री आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि इस बारे में मुझे अभी हल्की फुल्की जानकारी है, क्योंकि इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक विभाग के मंत्री ही बता पाएंगे। अच्छा सर, एक तरफ जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि लगातार कनेक्टिविटी हम अलग अलग राज्यों से जोड़ रहे हैं, या फिर क्या कहा जा सकता है कि देहरादून और जो दिल्ली हाईवे बन रहा है, बहुत 2.5 घंटे का मात्र रास्ता रह जाएगा। कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं ये आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं और तीर्थाटन भी आते हैं। देखिए, रोड कनेक्टिविटी अगर बेहतर होती है, निश्चित तौर पर राज्य को लाभ मिलता है। और आप देखिए कि ये तो यात्रा का प्रदेश है, ये टूरिज्म का प्रदेश है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देखिए, जब देहरादून की मैं बात करूँ, स्कूलिंग हब तो यहाँ पर है, तो बहुत सारा होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी लेवल में यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे कहीं भी जो भी रोड कनेक्टिविटी है, जिससे आप देखिए कि देहरादून को जोड़ने वाला जो आपका ये दिल्ली का नया हाईवे बन रहा है, निश्चित तौर पर उत्तराखंड को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा, इस तरह से एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार केंद्रीय स्कूल 4 अब उत्तराखंड में खोलने जा रही है, इस तरह की जब पहल होती है तो कितना फ़ायदा इसका मिलता भी है राज्यों को, और अपने उत्तराखंड को कितना फ़ायदा मिलेगा? लेकिन निश्चित तौर पर जो भारत सरकार की योजनाएं होती हैं और प्रदेश उसका लाभ लेता है, निश्चित तौर पर हमारी सरकार में भी आपने कुछ केंद्रीय विद्यालय, कुछ अभी लोग कुछ केंद्रीय विद्यालय और विधानसभा प्रोसेस में हैं। और जैसे मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, मेरी विधानसभा भी अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, क्योंकि मैं तब तक किसी बात को कहता नहीं जब तक कोई बात होती नहीं, क्योंकि आगे ये आदमी को अपना काम करता है। मुझे लगता है जो केंद्रीय विद्यालय जो सरकार ने भी केंद्र सरकार ने कैबिनेट पास ही नहीं, उत्तराखंड को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। विनोद कंडारी जी को आप सुन रहे थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल रखकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा है। रुड़की के मंगलौर में आलम मेडिकल पर पहले की गई छापेमारी के दौरान नारकोटिक दवाइयों की अवैध बिक्री का मामला सामने आया था। इस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का कोई जवाब न मिलने पर बुधवार को आलम मेडिकल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि अगर लाइसेंस रद्द होने के बाद भी आलम मेडिकल खुला तो मेडिकल के मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोतवाली मंगलौर पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। थाना क्षेत्र में आके मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि बहुत सारे मेडिकल बंद हो गए थे, और जो आलम मेडिकल स्टोर है वहाँ पे हमारे द्वारा 2 माह पूर्व एक कार्रवाई की गई थी। उसको जो है वहाँ से कुछ नारकोटिक दवाइयाँ पुलिस टीम के साथ पकड़ी गई थी। आज उसका लाइसेंस जो है ड्रग जो है हमारे ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, और उसे वो बाय हैंड वहाँ पे जाकर के हमारे द्वारा उसे प्राप्त कराया गया। और पुलिस पे अभी मेरे द्वारा एप्लीकेशन भी दी गई है कि अगर वो खुला पाया जाता है तो उस पर अपने स्तर से वो कार्रवाई कर सकते हैं। हरिद्वार के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक मासूम की पानी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल घर के पास एक खाली पड़े प्लॉट में पानी भरा हुआ था, जहां 1.5 साल की बच्ची खेलते खेलते पानी में गिर गई। आनंद फानन में मासूम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले को लेकर कॉलोनी वासियों ने प्लॉट मालिक और नेताओं के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक पानी निकासी का कोई समाधान नहीं होगा तब तक वोट का बहिष्कार किया जाएगा। आज बहुत दुख की बात होगी, बहुत बड़ी दुर्घटना होगी 1.5 साल के बच्चे का, बहुत ज़्यादा ही दुख की बात है। और ये सब पानी की वजह से, नाला जो है पानी है प्लाट में, ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से ये तो मालूम नहीं जी, ये तो हमें अभी मतलब 2 घंटे पहले पता चला। जो उसकी मम्मी पापा ढूंढ रहे थे तो मुझे दुकान पर मेरे पूछने आए, सब्जी की दुकान है मेरी, तो मैं साथ में ढूंढने लगी। उसके बाद आधे घंटे बाद पता चलता है कि बच्ची इसमें से नहीं। खाली प्लाटों में पानी भरा हो रखा है। जिन जिन के प्लॉट हैं, मेरी उन सभी से नर्म निवेदन है कि वो अपने प्लाटों का भराव करवाएं और उसकी बाउंड्री करवाएं।
और दूसरा यहाँ के विधायक हैं या सांसद हैं या पार्षद हैं, सभी से निवेदन है कि वो पानी की निकासी का इंतजाम करें। आज क्या घटना हुई? आज घटना यह है कि 1.5 साल की बच्ची थी, अपने घर से बाहर खेलती हुई निकली है, किसी को पता नहीं चला, जब वो पानी में गिर गई और वहीं डूब गई। ये लापरवाही तो शासन प्रशासन की तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि ये जो बराबर में आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे बच्ची डूबी है, जिसका ये प्लॉट है, उस प्लॉट के मालिक ने इसकी बाउंड्री नहीं कराई, इसका भराव नहीं कराया। इसी प्रकार कितने ही लावारिस प्लॉट यहाँ पर पड़े हैं जिनमें पानी भरा पड़ा है। उनको शर्म आनी चाहिए प्लॉट वालों को भी कि अपने हर प्लॉट की वो बाउंड्री कराएं और उसका भराव कराएं, जिससे इस तरह की दुर्घटना ना हो। ये बच्ची हमारे रिश्तेदार की बच्ची थी, मैं भी हॉस्पिटल से आया हूँ। रो रो करके उस बच्ची की माँ का बहुत बुरा हाल है, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस तरह की दुर्घटना और भी कहीं हो सकती है। अल्मोड़ा के लाल बाजार स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया, लेकिन बैंक कर्मियों की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में तेज वोल्टेज की समस्या थी। कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया गया, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद तेज वोल्टेज की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे बैंक के एसी में आग लग गई। लाला बाजार में जो अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ पर तो आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि एक शॉर्ट सर्किट जो बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज वोल्टेज आ गई थी, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो हमारे द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, लेकिन सब लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा एक सराहनीय प्रयास करते हुए इस आग पर कंट्रोल पा लिया गया। रीजन तो बता रहे हैं कि आज सुबह 9 बजे से वोल्टेज जो है 300 से ऊपर थी। आइडियल वालों को फोन कर करके परेशान होगा, लेकिन कोई फोन ना रिसीव हुआ, ना अभी तक कोई बंदा आया है। और ये जो आग लगने का मेन कारण है शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज का है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।